हिंदुस्तान एकजुट हो गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। बात करेंगे 8वें रोजगार मेले की कि किस तरह से फिर से नौकरियों की बहार रही है और किस तरह से यह 8वां रोजगार मेला लगातार जो रोजगार की मोर्चे पर केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है उसको किस तरह से लेकर के आगे चलाया जा रहा है। विपक्षी गठबंधन की बात करेंगे कि वहां पर क्या क्या मजबूरियां हैं, आखिर कौन सी सियासत उसके पीछे चल रही है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में अवैध बम के कारोबार की भी बात करेंगे कि आखिर क्यों नहीं रुक रहा है पश्चिम बंगाल में अवैध बम का कारोबार और क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर पा रही है ममता बनर्जी की सरकार। साथ ही साथ खबर होगी कर्नाटक से, जहां सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं लेकिन विकास शायद मुश्किल में पड़ गया है, आम लोग शायद थोड़ा मुश्किल में पड़े हैं। तो इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। देश भर में 45 जगहों पर लगा रोजगार मेला। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को किए नियुक्ति पत्र वितरित। कहा, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। वित्तीय समावेशन के लिए शुरू किए गए प्रधानमंत्री जन धन योजना के 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने कहा, जन धन योजना ने गांव और गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी निभाई है बहुत बड़ी भूमिका। विपक्षी गठबंधन में पीएम पद से ज्यादा सीटों को लेकर मचा तकरार। केजरीवाल ने महागठबंधन के सामने बिहार में बढ़ाई चुनौती। आपने किया ऐलान, बिहार सहित छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान में उतारेंगे उम्मीदवार। तो सपा ने भी एमपी, राजस्थान में उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। कांग्रेस में खड़गे या राहुल गांधी, इसको लेकर किसको बनाया जाए पीएम फेस, इसको लेकर सुगबुगाहट शुरू। पश्चिम बंगाल में बम धमाकों का शोर जारी। बीजेपी का आरोप, फायर क्रैकर के नाम पर टीएमसी कार्यकर्ता चला रहे हैं अवैध बम फैक्ट्रियां। टीएमसी के कानों तक नहीं पहुंच रही आवाज। विरोध स्वरूप विधानसभा से किया वॉकआउट। केंद्रीय गृह मंत्री से दखल देने की अपील की। और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे। सिद्धारमैया सरकार ने 5 गारंटी में 3 को लागू करने का किया दावा, लेकिन फ्री बी ने राज्य की इकोनॉमी के साथ साथ उद्योगों के कामकाज पर डाला बुरा प्रभाव। आमजन की बढ़ी दिक्कतें तो सरकार पर बढ़ा आर्थिक बोझ। सबसे पहले बात करेंगे 8वें रोजगार मेले की, किस तरह से नौकरियों की बहार लौटी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8वें राष्ट्रीय रोजगार मेले में क्या कुछ कहा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8वें राष्ट्रीय रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपे हैं। देश भर से चुने गए कर्मी गृह मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों में कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और गैर जनरल ड्यूटी कैडर पदों पर काम करेंगे। पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार ने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार का यह लक्ष्य है। 22 अक्टूबर को 2022 को प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले का पहला फेज शुरू किया था। पिछले 10 महीनों में 8 रोजगार मेलों में करीब 5.5 लाख युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर मिला है। आज का 8वां रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। इस मौके पर पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित भी किया। पीएम ने नवनियुक्त युवाओं से कहा कि आप देश सेवा के साथ साथ नागरिकों की रक्षा भी करेंगे, इसलिए आप सभी आजादी के अमृतकाल के अमृत रक्षक हैं। सरकार ने पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल को लेकर पीएम ने कहा कि सरकार के प्रयासों से परिवर्तन का एक नया दौर अब दिखने लगा है और यह फर्क
साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। तो रोजगार मेले में युवाओं को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा कि इस बार रोजगार मेले का यह आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी समस्याओं का टुकड़ों में समाधान नहीं चाहती, बल्कि उन्हें स्थायी समाधान चाहिए। इसलिए पब्लिक सर्वेंट्स को ऐसे फैसले लेने होंगे जो लंबे समय तक लोगों के लिए फायदेमंद हो। आज की पीढ़ी समस्याओं का टुकड़ों में समाधान नहीं चाहती, उन्हें स्थायी समाधान चाहिए। इसलिए पब्लिक सर्वेंट्स होने के नाते आपको ऐसे फैसले लेने होंगे, ऐसी जिम्मेवारियां निभानी होगी, हर पल ऐसे तैयार रहना होगा जो लंबे समय तक लोगों के लिए फायदेमंद हो। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योजना ने गांव और गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाई है। 9 साल पहले आज के ही दिन प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना ने गांव और गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 9 साल पहले देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास बैंक खाता ही नहीं था, बेचारों ने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। लेकिन जनधन योजना के कारण बीते 9 वर्षों में 50 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खोल चुके हैं। इस योजना से गांव गरीब तक सरकारी लाभ सीधे पहुंचाने में तो मदद मिली ही है, और साथ ही महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के रोजगार और स्वरोजगार को इससे बहुत बल मिला है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुड़े हुए हैं। सुधाकर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे 8वां रोजगार मेला, कितना बड़ा अवसर इसको देखते हैं? रोजगार मेलों का ये जो चलन हुआ है, 8 रोजगार मेलों में 5.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां, एक बड़ा मैग्नीट्यूड दिखता है और साथ ही साथ संकल्प भी दिखता है सरकार का। सही कहा निखिल आपने। और देखिए बीते 5 महीनों में ये पांचवा महीना था जब लगातार ये हो रहा है। आप देख लीजिए कि 5.5 लाख नौकरियां सिर्फ 8-9 महीने में मिलना शायद ही देश में कभी ये मुमकिन हो पाया। और वो भी खास तौर से ये जो रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, कैंडिडेट्स आज ये बात कह रहे थे कि 6-7 महीने में उनको नौकरी मिल जाएगी, इसका भरोसा ही नहीं था। पहले तो वक्त वो भी था, और उसके बाद तमाम तरह के विवाद। तो एक जो दृढ़ इच्छा शक्ति देश के युवाओं को रोजगार देने का वो दिखाई देता है। तो जिस पारदर्शी तरीके से इसको अंजाम दिया जा रहा है उसका भी एक प्रतीक है। लेकिन सबसे बड़ा प्रतीक इस बात का कि आज देश में किस तरह से अवसरों का समुद्र बना है, जिसमें देश का कोई भी युवा गोता लगा के अपने लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खोल सकता है। और यह सिर्फ सरकारी क्षेत्र में नहीं है, निजी क्षेत्र में भी इसी तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। और जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, और पीएम मोदी ने आज कहा भी कि हम जल्दी ही देश की 3री अर्थव्यवस्था बनेंगे, और उसके लिए देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो उसमें चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, देश का स्पेस सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फिजिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर क्षेत्र का जो योगदान है उसकी वजह से इस तरह के अवसर देश में बने हैं। और ये जो रोजगार का सृजन हो रहा है, तो उसकी वजह से हो रहा है, जो देश में इतने बड़े पैमाने पर हर क्षेत्र में निवेश हो रहा है। जी, निश्चित तौर पर एक चीज ये भी समझना चाहेंगे कि सिर्फ ये सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनता है, और ये कहते हैं कि रोजगार के नए अवसर भी खुलते हैं। इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करिए हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए।
बिल्कुल। आप निखिल ये देखिए, सबसे पहले तो सरकारी नौकरियों की बात की जाए, केंद्र की तरफ से सिर्फ कुछ महीनों में इतनी नौकरियां मिली है, 5.5 लाख नौकरियां। आप देखिए राज्यों में भी एक तरह से होड़ लगी हुई है, कंपटीशन राज्यों की तरफ से भी इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। तो अब देखिए लाखों की संख्या में राज्यों में, तो आप उसको अगर कंबाइन कर लेते हैं तो कितनी बड़ी संख्या है। लेकिन उससे उलट आप देखिए जिस तरह से आज देश में हर क्षेत्र में अवसर, आज अगर 30 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं पोर्ट्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हो रहा है, नए मेट्रो लाइंस बन रहे हैं। तो उसके लिए सामानों की चाहे जरूरत हो, चाहे ये तमाम चीजें, वो रोजगार के अवसर बना रहा है, बढ़ा रहा है। आज एमएसएमई को जब आगे बढ़ाया जा रहा है तो उसमें रोजगार के अवसर बन रहा है। आज अगर 24 लाख करोड़ रुपए मुद्रा लोन के जरिए दिया गया है, तो उसमें 8-9 करोड़ नए लोगों ने मुद्रा लोन लिया है। आज देश का जो ऑटो सेक्टर एक तरह से वो ग्रोथ का प्रतीक होता है, वो 5 लाख करोड़ रुपए का था 2014 में, आज वो 12 लाख करोड़ रुपए का हो गया। फार्मा सेक्टर आज 4 लाख करोड़ रुपए का है, वो कहा जा रहा है कि अगले 5-6 वर्षों में ये 10 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। इस साल अकेले देखिए कैपिटल इंफ्रा एक्सपेंडिचर जो है वो 10 लाख करोड़ रुपए का रखा गया। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा इकोसिस्टम एक तरह से बना है। आज स्टार्टअप की आप बात कर लीजिए, पीएम मोदी ने जिक्र भी किया स्टार्टअप से लेकर स्पेस तक। स्टार्टअप कुछ 100 स्टार्टअप थे साल 2014 में, आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है। आज एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में शुमार हो गया है। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा एक तंत्र बना है, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है लोगों का, ये जो निवेश का एक सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन दुनिया में भारत बना है। आज जो भारत का फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। आज जो जॉब देने की बात नहीं है, जॉब के फॉर्मलाइजेशन की बात है। निजी क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी देने की बात है। तो लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी के साथ सुरक्षा भी मिल रही है निखिल। जी निश्चित तौर पर नौकरी के साथ सुरक्षा भी मिल रही है, और जिस पूरे इकोसिस्टम की बात की आपने वो सामने तौर पर देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया सुधाकर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आज सिर्फ 51,000 युवा या 51,000 से ज्यादा युवा जिन्हें नौकरियां मिली, सिर्फ वही नहीं बल्कि जिस तरह से हमारे संवाददाता सुधाकर दास बता रहे थे कि एक बड़ा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, और ये सिर्फ सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है बल्कि निजी क्षेत्र भी इसमें लगातार आगे आ रहा है। और सिर्फ सरकारी नौकरियों तक नहीं बल्कि जब निजी क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें से किस तरह से सोशल सिक्योरिटी सामने आती है, किस तरह से जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो सामने आती है, ये सारी चीजें निश्चित तौर पर जो आम व्यक्ति है वो महसूस कर रहा है। और इसके चलते जब हम कहते हैं कि आर्थिक स्थितियां बदल रही हैं आम लोगों के जीवन में, तो ये शायद जो उनका सपना है वो सच होता हुआ दिख रहा है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारी विपक्षी गठबंधन की मजबूरियों से जुड़ी हुई है। INDIA गठबंधन की अपनी अपनी मजबूरी है, और इस पर आज हम चर्चा करेंगे आखिर किस तरह से इनकी सियासत किस करवट बैठ रही। विपक्षी गठबंधन INDIA की 31 अगस्त को मुंबई में होने वाली तीसरी बैठक की तैयारियां जोरों पर हैं। खबर है कि नाम तय हो जाने के बाद गठबंधन का एक झंडा भी तय हो गया है, लेकिन निशान और प्रधान को लेकर गठबंधन में बहस जारी है। कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय दल अपने अपने सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह समझौता सिर्फ 2024 के लिए होगा या फिर 2023 का ये तय नहीं है। आप नेता केजरीवाल ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं, और फ्री बी के नए पिटारे के साथ उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी कर दिया है। आप नेता केजरीवाल ने 2025 के बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जब हम कहते हैं डिफरेंसेस की बात, तो वो सामने आती है। और इसमें सबसे खास बात है कि फ्री बी का एक नया पिटारा भी वो लेकर आए हैं, और उसके साथ में अपने जो उम्मीदवार हैं उनको उतारने का बिहार में ऐलान भी कर दिया है। तो ये समझ सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ विपक्षी गठबंधन की बात करते हैं, और एक तरफ दोबारा जब बात आगे आती है तो हर प्रत्याशी या हर पार्टी जो है, छोटी बड़ी पार्टियां जो है, वो अपने अपने उम्मीदवारों को उतारने की बात करते हैं। आपका दावा है कि 2025 के मद्देनजर पार्टी अपने उम्मीदवार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उतारेगी, तो ये समझ सकते हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वो MP राजस्थान में अपने उम्मीदवार उतारेगी।
तो यानी कि जो दूसरी जो पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो सब अपने अपने दांव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले क्षेत्रीय दलों ने अपना आधार मजबूत करने के लिए विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवार उतारने का मन बनाया है। तो 2024 में ही नहीं बल्कि 2023 में भी ये चीजें शामिल हैं। केजरीवाल राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ के लिए मैनिफेस्टो भी जारी करने वाले हैं। तो यहां पर भी वो साथ नहीं बल्कि अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं, या कम से कम यहां पर वो इंटरवीन जरूर करेंगे। उधर लालू प्रसाद यादव ने मुंबई सम्मेलन से पहले कई कन्वीनर की बात करके नीतीश कुमार को इस बार जोर का झटका अगर कहा जाए तो धीरे से दिया है। अब नीतीश कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं बनना है, उनका काम सभी को जोड़ना है। लेकिन दरअसल नीतीश कुमार की चाहत क्या है ये सभी जानते हैं। नीतीश भले ही गठबंधन का चेहरा बनने से इनकार कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस में अशोक गहलोत और भूपेश बघेल राहुल गांधी को पीएम फेस बनाए जाने को लेकर दबाव बना रहे हैं। उधर पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भी चर्चा हो रही है। गठबंधन का दलित चेहरा सामने लाकर लड़ाई को मजबूती देने की कोशिश है। तो एक नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का भी आ रहा है, भली ही दबी जुबान से आ रहा हो, इस बात को भी समझने की जरूरत है। लेकिन राहुल गांधी के नाम पर पार्टी में असहमति दिखाने को कोई तैयार नहीं है, ये कहा जाए कि कोई दिखाने की हिम्मत नहीं रखता। ऐसे में पीएम मोदी के खिलाफ बनी विपक्षी एकता के सामने अभी कोई एजेंडा नहीं है। फिर आम लोगों के बीच कोई बड़ा चेहरा ले जाना भी उनकी एक बड़ी मजबूरी होगी। कांग्रेस की मजबूरी यह है कि अकेले पार्टी बीजेपी गठबंधन से चुनावी जंग में कूदना जोखिम भरा समझती है, लेकिन सहयोगी आप और सपा उसे जमीन पर बड़ी कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। तो ये एक तरह से जो सांप छछूंदर का खेल है वो देख रहा है इस राजनीति में। ममता बनर्जी ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। मुंबई सम्मेलन में शायद सीट शेयरिंग और संयोजक पर प्रगति वो देखना चाहती हैं, लेकिन ममता बनर्जी भी कांग्रेस को अलग कर बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबला नहीं देखना चाहती। तो कितने किंतु परंतु हैं इस पूरी कवायद में, इसको आप समझ सकते हैं। आइए सुनते हैं कि विपक्षी गठबंधन का कन्वीनर बनने के सवाल पर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, और उन्हें कुछ नहीं बनना बल्कि उनका काम सभी को जोड़ना है। अब ये नई बात नीतीश कुमार लेकर आए हैं, आइए सुनते हैं। बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं। तो हम कुछ नहीं चाहते हैं कि पीछे क्या चाहत है ये आम लोग शायद समझ सकते होंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी का एक मॉडल है कि न काम करो और न करने दो, और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दो कि जहां पर सिर्फ विवाद और विवाद ही पैदा हो। आम आदमी पार्टी का एक मॉडल है, ना काम करो ना करने दो, केवल ऐसी स्थिति उत्पन्न करो जहां पर केवल विवाद और विवाद हो। और सही मायने में दिल्ली हो या पंजाब हो, ये आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार का मॉडल जब देश के सामने आता है तब इनको अपना चेहरा बचाने के लिए कभी ऑपरेशन लोटस की चर्चा करते हैं और उसमें पूरी तरह से बेनकाब आम आदमी पार्टी होती है। दिल्ली में इनके मंत्री अपने घरों पर थे, रिश्तेदार के पास गए थे, लेकिन आरोप लगा दिया कि ना जाने कौन ले गया, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं, कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया। वही इन्होंने पंजाब में किया। ये किस तरह की सरकार है? तो बहुत सारे किंतु परंतु हैं। बीजेपी सवाल उठा रही है कि किस तरह की सरकार है। इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। जयराम विप्लव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जयराम जी बहुत स्वागत है। और लोकेश जिंदल नेता हैं कांग्रेस के। लोकेश जी स्वागत है आपका। और हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी आपके साथ शुरुआत करना चाहें तो इस सियासत को थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि जहां नाना हो रही है वहां उसके लिए, जैसे अभी नीतीश कुमार को आपने देखा कि वो मना कर रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं बनना चाहते, लेकिन इससे पहले प्राण पण से जुटे हुए थे कि किसी तरह से उनको कन्वीनर बना दिया जाए। तो ये किस तरह से ये जो हाँ ना और हम आपके साथ रहेंगे भी लेकिन अलग चुनाव लड़ेंगे, सबको सामने दिखाएंगे, किस तरह की राजनीति देख रहे हैं आप? निखिल, अब आपने रिपोर्ट में जो नीतीश जी का अभी ताज़ा बयान सुनाया है, और ये मुझे लगता है कि ये मुंबई अधिवेशन से पहले का ये बयान जो है वो वही बयान तय करेगा कि मुंबई अधिवेशन में संयोजक का नाम किसके नाम पे वो गद्दी मिलने वाली है और किनके नाम पे वो सेहरा बनेगा।
अब ये है कि नीतीश कुमार को ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी आज, जब आप देख रहे हैं कि 31 तारीख को मुंबई में अधिवेशन है और ये पूरे 26 दलों का जो बीजेपी विपक्षी दलों का जो INDIA गठबंधन है उनका ये तीसरी मीटिंग हुआ है। उस मीटिंग में एजेंडा वही सामने में रखा गया है कि सीट शेयरिंग से और लेके और उसके बाद बीजेपी का पूरी पार्टी विपक्षी पार्टियों का जो एक चेहरा हो, ऐसा कम से कम मिलता जुलता एक प्रस्ताव सामने में आए, लेकिन कम से कम कन्वीनर उनके सामने में आते हुए दिखे। लेकिन नीतीश कुमार के आज इस बयान ने लगभग विपक्षी एकता के मंच की बात कहते रहे हैं, विपक्षी एकता की बात, चट्टानी एकता की बात कर रहे हैं, उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि जोड़ का झटका दिया है। आप इसको थोड़ा सा अगर डिकोड करेंगे तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि लालू यादव ने पिछले दिनों यह बात कह के चर्चा में ला दिया था इस बात को कि उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार का नाम कन्वेनर में सबसे आगे है, तो उन्होंने कहा एक कन्वेनर क्या है, मैं तो ये चाह रहा हूँ, मैंने प्रपोज किया है कि कम से कम 2-3 राज्यों को जोड़ के एक कन्वेनर होना चाहिए। मतलब लालू यादव का अगर कंसेप्ट माने तो उनके हिसाब से 12-13 कन्वेनर होना चाहिए विपक्षी दल के इसे INDIA गठबंधन का। तो इस हालत में नीतीश कुमार को ये कम से कम वो लगा नीतीश कुमार को कि भाई ये सीधे सीधे टारगेट उनके लिए है कि नीतीश कुमार एक कन्वेनर अगर विपक्षी एकता का बनना चाह रहे थे तो उसके बदले में लालू यादव ने 12-13 नाम के प्रपोज कर दिया कि नीतीश कुमार उनमें से एक होंगे। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार ने इसका जवाब आज लालू यादव को ही दिया है कि वो कुछ नहीं बनना चाहते हैं और नहीं बनना चाहते हैं। इसके पीछे एक खेल और आप देख सकते हैं कि बिहार में उसके बाद से कन्वेनर के बाद से और विपक्षी दल की जो पहली मीटिंग हुई थी पटना में, उसके बाद से RJD में कहीं ना कहीं से ये मंसूबा बना था कि अगर नीतीश कुमार कन्वेनर बन जाएंगे तो शायद उनकी विदाई दिल्ली में हो जाएगी और वो एक तरह से आप कहिए तो वो एक शीर्ष मंडल में सबसे ऊपर में होंगे और वो यहाँ पे दिल्ली के सेक्रेटारिएट में बैठेंगे और अपना फुल टाइम लगाएंगे अगर विपक्षी दल के एकता के गठबंधन में, तो शायद वो बिहार वो तेजस्वी के लिए छोड़ देंगे। तो ये बात अब बिहार में RJD को एक तरह से आप कह सकते हैं कि जल्दीबाजी में भी है कि नीतीश कुमार को किसी तरह से संयोजक बना दिया जाए तो वो बिहार में कम से कम राजगद्दी जो है वो तेजस्वी को मिलते हुए दिख रही है सामने में। तो इन सारे सियासी उहापोह में नीतीश कुमार ने एक मैसेज आज दिया है जो आपने बाइट अभी सुनाया है कि उनके कहने का सीधा है कि हम जहाँ हैं वो ठीक है, हम इस जगह से अभी नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि उनका करियर जो है वो बिहार में जब तक चीफ मिनिस्टर है तब तक है, बिहार में जाने के बाद उनका क्या होगा वो उस बात से खुद अंदेशे में है। तो बाकी दलों की जो स्थिति है उसमें आप देखिए कि महागठबंधन के बाद आते आते जो ये INDIA इंडिया गठबंधन बना है उसका 31 तारीख को जो सम्मेलन मुंबई में होना है, उस सम्मेलन में चर्चा क्या होगी इसकी चर्चा अभी सामने में नहीं आई है, कोई एजेंडा सामने में नहीं आया है। लेकिन कांग्रेस के यूनिट महाराष्ट्र में इस बात का प्रोग्राम बना लिया है कि राहुल गांधी की वहां भव्य रैली होगी मीटिंग के बाद। अब ये देखिए कि इसकी सियासत देखिए कि वो मजबूरी क्या है उद्धव ठाकरे की कि उसकी बैठक का पूरा आयोजन जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे कर रही है वहाँ, लेकिन अगर वहाँ रैली निकाली जा रही है तो राहुल गांधी की निकाली जा रही है। तो वो एक तरह से कांग्रेस की तरफ से ये प्रोजेक्शन होने जा रहा है कि इस पूरे विपक्षी दल के गठबंधन का अगर कोई फेस होगा तो राहुल गांधी होंगे और वही एक चेहरा बना के ये तीसरी जो मीटिंग हो रही है मुंबई में उसके बाद राहुल गांधी की वहाँ भव्य रैली का आयोजन का एक प्रस्ताव आया है कांग्रेस के महाराष्ट्र यूनिट से। हालांकि विनोद जी एक सुगबुगाहट जो है वो ये भी सुनाई पड़ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी कुछ लोग चला रहे हैं। इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे आपके साथ में, लेकिन फिलहाल लोकेश जिंदल जी के पास जाते हैं। लोकेश जिंदल जी, आपको क्या लग रहा है कि ये पूरा जो भानुमति का कुनबा जिसको कहा जाए 26 दल, अब उसको कह रहे हैं कि उसको बढ़ाएंगे भी, 26 दलों का ये भानुमति का कुनबा कैसे समेटेगी कांग्रेस? आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी कह रही कि तो हम तो MP छत्तीसगढ़ और जाने कहां तक लड़ेंगे। उसके पहले शिवपाल यादव का बयान आपको याद होगा, वो कह रहे हैं कि PM उत्तर प्रदेश से चुना जाएगा, समाजवादी पार्टी से होगा। आपने आम आदमी पार्टी का आपने गति पूरी देखी ही, कुछ बताने की जरूरत नहीं, रिपोर्ट आपने देखी, कैसे समेटेंगे इनको? देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टी आज महागठबंधन में एकत्रित हुई है। इसका बहुत बड़ा कारण भाजपा है, भाजपा की नीतियां हैं और भाजपा ने जो देश में किया है इसी ने एक अंधकार फैलाया है जिसमें सभी रंग एक साथ इकट्ठे हुए। राजनीति में कहावत होती है, अंधकार में सभी रंग एक जैसे दिखते हैं। अच्छा, सही बात कह रहे थे हमारे संपादक जी कि काफी असहमतियां हैं, लेकिन एक बात पे मैं इनसे डिफर करना चाहूंगा। अगर नीतीश कुमार जी ने कहा है कि मैं कुछ नहीं चाहता,
मैं केवल इस महागठबंधन की जो प्रगति है वो चाहता हूं। तो उन्होंने एक बहुत लोकतांत्रिक तरीके से बात स्पष्ट की है। आज महागठबंधन में बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विभिन्न विचारधाराओं की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एकत्रित हुई है देश बचाने के लिए। और किसी भी प्रकार का फैसला लोकेश जी, दरअसल आप बड़े उदार हृदय के व्यक्ति मुझे लगते हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से नीतीश जी की जो पहले की जो हसरतें रही हैं उसको देखकर लगता है कि वो शायद कुछ और चाह रहा हूं। बहरहाल मेरा सवाल आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के विस्तार से लेकर के भी था कि जब इतनी ज्यादा ये है कि भाई बीजेपी बहुत बुरा कर रही है, उनके साथ आना है, फिर अपना चलते भी रहेंगे, साथ कैसे आ पाएंगे? देखिए, आप अगर विधानसभा के चुनाव की बात करेंगे और राष्ट्रीय चुनाव की बात करेंगे, दोनों में बहुत अंतर है। विधानसभा के चुनाव के अंदर जो मुद्दे उठाए जाते हैं, जिस तरह से पावर पॉलिटिक्स प्ले करती है, उसको आप राष्ट्रीय स्तर के साथ तुलना नहीं कर सकते। बहुत बार होता है कि कर्नाटका में विधानसभा चुनाव का निकाल कुछ और होता है और संसदीय चुनावों का निकाल कुछ और होता है, क्योंकि संसदीय क्षेत्र के आधार पर, मुद्दों के आधार पर राजनीति बदल जाती है। तो आज अगर छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी कैंपेनिंग कर रही है और बिहार में कैंपेनिंग करती है और ये सभी जो महागठबंधन की पार्टियां हैं ये विधानसभा के चुनाव में अपने एजेंडे लेकर आती है, इससे राष्ट्रीय चुनावों की तुलना करना सही नहीं होगा। यानी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में उम्मीदवार उतार रही है, और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। आपने शिवपाल यादव का बयान याद होगा, वो कह रहे थे कि लोकसभा की सभी सीटों पर हम समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और वहीं से हम जीत कर आएंगे, वहीं से अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, राजनीति खेल ही सहमति और असहमति का है। हाँ। और अगर हम राज्य के कैडर की बात करते हैं, कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, उन्होंने परिश्रम किया है, उनकी खुद की एक अभिलाषा है, तो कांग्रेस मानती है कि कोई भी निर्णय इन सभी कार्यकर्ताओं के, इन सभी जो नेता है राज्य स्तर पर और जो राष्ट्रीय स्तर पर नेता है, इनके साथ सहमति द्वारा लिया जाए। ठीक है, महागठबंधन की स्थापना हुई है, महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उनके भी पक्ष, उनके भी जो मत है उन्हें कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद ही सीट शेयरिंग किस तरह से की जाए, किस तरह से प्रत्याशियों को चुना जाए, किन मुद्दों पर किस तरह की चिंता की जाए, यानी कि आपने गठबंधन बना लिया है, अब बाद में कार्यकर्ताओं से पूछा जाएगा और फिर उनसे पूछ करके तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये कैसे आगे हो पाएगा, ये कम से कम मेरी समझ से तो परे है कि आपने कार्यकर्ताओं से पूछ के कोई गठबंधन बनाता है। आपने गठबंधन बना लिया, आप कार्यकर्ताओं से पूछेंगे। बहरहाल आपके पास वापस आएंगे जयराम विप्लव जी, आपको लगता है कि इस तरह का जो एक गठबंधन है लगातार ये जो पूरी सियासत है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, या आपको लग रहा है कि इस तरह से हो सकता है कि जो विधानसभा के चुनाव है आने वाले कुछ राज्यों में 2023 के अंत तक, उसमें कुछ और विपक्ष की रणनीति हो और लोकसभा में आने के बाद कुछ और रणनीति हो? देखिए, यही बातें जब भारतीय जनता पार्टी या तमाम राजनीतिक अन्य पंडित कहा करते थे, कर्नाटक चुनाव के बाद जब अति उत्साह में कांग्रेस और उनके गठबंधन के साथी बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो ये बातें लोग कह रहे थे कि लोकसभा और विधानसभा में अंतर होता है। तब तो ये बातें इनको समझ में नहीं आती थी। अब इनके गठबंधन की पोल खुल रही है। देखिए, जितने भी दल हैं आज 26 के 26 दल जो INDI गठबंधन में है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक जमीन पर ही अपनी सत्ता बनाई है। और कोई भी दल आज या भविष्य को देखते हुए ये नहीं चाहेगा कि वो वापस वो जमीन कांग्रेस को वो दे दे, वो सीट शेयरिंग में इस तरह का फार्मूला नहीं चाहते। कांग्रेस को अगर कुछ देना भी चाहते तो सांकेतिक तौर पर अपने अपने राज्यों में 1-2 सीटों की बात वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज सबसे बड़ा सवाल है देश के सामने, देश की मतदाता के सामने, कि वो वोट किस आधार पर करेंगे। और वो वोट जो करेंगे तो उनके सामने शासन का 2 मॉडल स्पष्ट तौर पर है। बंगाल की बात करें या बिहार की बात करें या राजस्थान की बात करें, और बिहार तो एक सबसे लेटेस्ट मॉडल है जहां महागठबंधन की सरकार चल रही है। जिस सरकार का ये सपना केंद्र में देख रहे हैं वैसी सरकार बिहार में चल रही है। और स्थिति क्या है, वहां भ्रष्टाचार चरम पर है, वहां शासन व्यवस्था फेल हो चुकी है। विकास की पहली सीढ़ी होती है, पहली शर्त होती है कानून व्यवस्था। राजस्थान से लेकर बंगाल और बिहार में अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया बम विस्फोट हो रहे हैं।
और वैसी घटनाएं बिहार में भी लगातार हुई। बांका में मदरसा उड़ गया, भागलपुर में दो जगहों पर हुआ, सारण में, और आप देख लीजिए कि नालंदा के भीतर सब जगह पर ऐसी स्थिति बनी हुई है। सांप्रदायिक दंगे भी हो रहे हैं और अपराध चरम पर है। बीते 9 महीनों में बिहार में 5000 से अधिक आपराधिक घटनाएं सरकार ने दर्ज की हैं, जो हत्या, लूट, बलात्कार और हत्या के प्रयास के मामले हैं। तो क्या नीतीश कुमार जी या महागठबंधन या ये इंडिया अलायंस के लोग शासन का वो राजस्थान मॉडल लेकर जाएंगे, जहां एक परिवार के 4 सदस्यों को 3 महीने के एक बच्चे को जिंदा जला दिया जाता है? या बिहार का वो मॉडल लेकर जाएंगे जहां सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, एनआईए के द्वारा पीएफआई का मॉड्यूल पकड़ा जा रहा है, बम धमाके हो रहे हैं और निरंतरता में रोजाना 3-3, 4-4 हत्याएं हो रही हैं? कोई जिला ऐसा नहीं जो हत्या के खून से वहां का अखबार ना रंगा हो। या फिर बंगाल का वो मॉडल लेकर के जाएंगे जहां पर राजनीतिक हत्याओं का दौर चल रहा है और उसमें इनकी स्थानीय इकाइयां क्या कर रही हैं? आज ही अधीर रंजन चौधरी जी का बयान सुन लीजिए आप, किस प्रकार से वो ममता बनर्जी पर इन धमाकों को लेकर के हमलावर है, आतंकवाद से भी वो जोड़ रहे हैं इसको। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी इनको कोई सीट नहीं देना चाहती। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी तो बिहार में भी जाने की बात कह रही है। तो ये जो अंतर विरोध है, इसके बीच ये गठबंधन का कोई चेहरा तो प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। और सीट शेयरिंग में कोई भी राजनीतिक दल जो इनके साथ है वो अपनी जमीन कांग्रेस को देना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत स्थिति बनी हुई है। मोदी जी का जो मॉडल है उसमें जनता का विश्वास बना हुआ है। ठीक है, इस पर सवाल जो है हम पूछते हैं लोकेश जी। लोकेश जी, एक बड़ा सवाल ये है कि कोई भी जिस तरह से कहा कि ये सारे दल जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं ये सब कांग्रेस से ही निकले हुए हैं और कांग्रेस के ही जमीन पर इन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की है और अब ये किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ में उस समझौते में वापस नहीं जाना चाहते। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये सारा कुछ लॉस का खेल होगा और अंत में आते आते आप किस तरह से गठबंधन साथ रख पाएंगे जब आपको सीटें नहीं मिलेंगी, कोई आपको साथ लड़ने? क्योंकि ममता बनर्जी जैसे लोग पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखा करके उदार अपनी एक वो दिखानी चाहिए सीट शेयरिंग को लेकर के। देखिए, मेरे भाजपा के जो मित्र हैं, जब वे आरोप लगा रहे थे वे महाराष्ट्र को भूल गए। महाराष्ट्र में जहां पर उन्होंने पहले शिवसेना के साथ गठबंधन किया, बाद में एनसीपी के साथ गठबंधन किया और डिप्टी सीएम अजित पवार जी को बनाया, तो भाजपा का अपना एक इतिहास रहा है कि जब भी किसी कोई कांग्रेस के नेता ये अपनी तरफ लेते हैं, उन्हें पद दे देते हैं, बहुत ऊंची पोजीशन दे देते हैं और सभी जो उनके कार्यकर्ता उनको कुछ नहीं देते। एक तरह से भाजपा का इतिहास ऐसा रहा है कि दूसरे दलों के अगर व्यक्ति भाजपा में आते हैं तो उन्हें तो ये पावर, अथॉरिटी, टिकटें बांट देते हैं, लेकिन अपने जो कार्यकर्ता जो इनके लिए जमीन पर काम करते हैं उनका कोई ध्यान नहीं रखते। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आज भाजपा के कार्यकर्ता स्वयं भाजपा से रुष्ट है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है भाजपा के लिए। चलिए, ये तो चुनावों में पता चलेगा, ये तो चुनावों में पता चलेगा। इसके बारे में क्या कहना, जो मेन बात कहना चाह रहे हैं वो उस पर, मेन बात पर भी आता हूं। और ये अगर बात कर रहे थे गठबंधन की, तो मैं इन्हें याद दिला दूं कि वर्तमान में भारत की जो आर्थिक स्थिति है और जिस तरह से भाजपा इसका हल निकालने में नाकामयाब रही है, ये एक बहुत बड़ा कारण होगा एंटी इनकम्बेंसी वेव का। और ये एंटी इनकम्बेंसी वेव के तहत ही जो महागठबंधन है इसे लाया जाएगा। मैं मेरे मित्र को बता दूं कि ये भले ही ईज, अभी इससे पहले ही आपने एक प्रोग्राम दिखाया जहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रोजगार मेला की बातें हो रही थी जी। तो कल परसों ही फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बयान दिया था कि महंगाई जरूर है, रिटेल इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और अपील की थी कि बैंक जो है रेपो रेट ना बढ़ाएं अक्टूबर में, क्योंकि विषय इतना चिंताजनक है कि वाकई में सरकार एक दुविधा में फंस चुकी है कि या तो वे जो उद्योग जगत है, लोकेश जी, आपसे मैं आपको बीच में कतई टोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन सवाल आपसे, चूंकि हमारे पास समय बहुत कम है, आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि कैसे सभी दलों को समेट कर आप चलेंगे। आप चुनाव के मुद्दे बता रहे हैं, आप निश्चित तौर पर इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाइएगा और अगर उनको ठीक लगेगा तो वोट करेंगे, नहीं बीजेपी को वोट करेंगे, वो तो भाई ठीक है, देखा जाएगा। लेकिन आप कैसे इन सबको साथ लेकर चलेंगे, सवाल ये है। बहुत जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फिर मैं विनोद जी के पास जाऊंगा। जी देखिए,
कांग्रेस का इतिहास रहा है कि उसने सभी विचारधाराओं को साथ लिया है। कट्टरवाद और एक तरह से रेडिकलिज्म का कांग्रेस में किसी प्रकार का रोल नहीं रहा है। तो अपना बेस छोड़कर साथ रहेंगे, यही तो सवाल पूछा जा रहा है मुस्लिम लीग लोकेश से जी। गठबंधन क्यों बिल्कुल किए थे नहीं। भाई? देखिए, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी नेता हैं, इनको साथ लेकर सहमति बनाई जाएगी ताकि कार्यकर्ता चलिए, नेता किस तरह से सहमति सभी- बनाई जाएगी? एक तरफ से ऐलान हो रहा है सीटों का कि हम हर जगह लड़ेंगे, वो आप कह रहे हैं सहमति बनाई जाएगी। फिलहाल विनोद जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या विधानसभाओं में अलग लड़कर, विधानसभा चुनाव में अलग लड़के और लोकसभा चुनाव में क्या फिर दोबारा ये गठबंधन बन जाएगा? इस तरह से आपको लगता है? फिर अगर ऐसा ही था तो लोकसभा चुनाव जब घोषित होते तब बनाते। निखिल, मैं अभी लोकेश जी का सुध रहा था। लोकेश जी काफ़ी सुलझे हुए रहे हैं, नेता भी रहे हैं और विद्वान भी हैं, एडवोकेट भी हैं, मैं जानता हूं उनको। लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि वो उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। वो ये बात जानते हैं कि ये जो INDIA गठबंधन की ये मुंबई मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में किसी के पास भी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में कोई एजेंडा नहीं है। जहाँ तक बात रही, वो एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे, वो इसी बात को लेके कांग्रेस पार्टी में भी यही विश्वास है कि उनको ये लग रहा है कि उनके लिए ये पूंजी है कि नरेंद्र मोदी सरकार की ये 10 साल पूरे हुए हैं, होने जाने हैं। तो उनको लगता है कि ऑटोमेटिकली इसका कोई ना कोई एंटी इनकम्बेंसी होगा। लेकिन अगर निखिल जी, उनसे ये पूछा जा सकता है कि उनकी पार्टी में बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, चिदम्बरम से लेके और बाकी सारे गिनती के बताऊं तो दर्जनों होंगे, जिनके बड़े बड़े आलेख भी छपते हैं और आप ये देखिए कि टॉप वकील भी हैं। उन लोगों ने आज तक भी कोई भी ऐसा कोई प्रस्ताव या एजेंडा लेके नहीं आया जो मोदी गवर्नमेंट के इकोनॉमिक जो भी फैसले हैं उसके विरोध में वो कुछ करते हुए दिखेंगे या जनता के बीच में उलझ जाएंगे। तो उनके सामने में कुछ भी नहीं है। रही बात की, वो बात जो कहना चाह रहे थे और जिस बात पे वो आपको इशारा कर रहे थे कि हम असेंबली का इलेक्शन कुछ और होता है, लोकसभा का इलेक्शन कुछ और होता है, ये उनकी एक मजबूरी है। अंडरस्टैंडिंग ये है, और ये बात एक कहीं तरह से लोकेश जी सही कह रहे थे कि वो गठबंधन तो उन्होंने बना लिया है लेकिन वो कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं गए हैं। यही दिक्कत पंजाब के जो सारे कांग्रेस के लोग हैं या दिल्ली कांग्रेस के जो लोग हैं, आपने देखा होगा अलका लांबा को या प्रताप सिंह बाजवा को पंजाब में, वो किस तरह से मुखर विरोधी है। इस तरह से INDIA गठबंधन में जो सिर्फ आम आदमी पार्टी की एंट्री से अब सीट शेयरिंग की बात होगी, तब आप सोचिए कि यहाँ पे क्या उसका नतीजा होने वाला है। जी। रही बात कि अभी जो गठबंधन के बाद का जो सारा विकल्प है, वो विकल्प में कांग्रेस की तरफ से ये प्रॉब्लम कांग्रेस की तरफ से है और मजबूरी भी कांग्रेस की है। सवाल ये है कि आप नीतीश कुमार को पहले दिन इस गठबंधन को लेके जो विमर्श हुआ था उसमें राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी और बाकी सोनिया गांधी भी बाद में उनकी मीटिंग हुई थी और खड़गे भी थे, पार्टी अध्यक्ष थे। नीतीश कुमार को आगे किया गया कि लाइक माइंडेड जो पॉलिटिकल पार्टी है उनसे बात करने के लिए। उसमें कई पार्टियों को इन्होंने छोड़ दिया था जो उनके लाइक माइंडेड नहीं थे, जैसे KCR थे, जैसे आप जगन मोहन रेड्डी का देख लीजिए, चाहे आप वहाँ पे एक दो पॉलिटिकल पार्टी थी जो उनके साथ में बीजेडी जनता दल वगैरह थे। तो जी। हाँ, तो उनको कांग्रेस को जहाँ जहाँ जिन पॉलिटिकल पार्टी से सूट कर सकती थी चीज़ें आगे बढ़ने के लिए, नीतीश कुमार को वही दिया गया था कि वो एक तरह से नीतीश कुमार कांग्रेस के ही बात लेके अरविंद केजरीवाल के पहुंचे थे। इसी तरह से और जगह भी हो गए थे। अब सवाल है कि दूसरे मीटिंग में आते आते देखिए कि कैसे वो मीटिंग का वेन्यू से लेके सब कुछ कांग्रेस ने झटक के उसको बेंगलोर पहुंचा दिया। अब वो मीटिंग महाराष्ट्र में, मुंबई में होने वाली है जिसका उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, उसका सारा कुछ इंतजाम। तो लेकिन नेतृत्व के सवाल पे जब कभी बात होती है तो कांग्रेस में सामने में राहुल गांधी ही दिखते हैं। जो आप मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे थे, वो भी पार्टी के तरफ से एक दिया गया था कि राहुल गांधी को लेके दरअसल इन्हीं के INDIA गठबंधन में एक्सेप्टेंस नहीं है। किसी भी हालत में ममता बनर्जी मानने के लिए तैयार नहीं होगी कि राहुल गांधी एक फेस बन के 2024 में जाएं। तो ममता बनर्जी चाहे कहेगी कि भाई हम तो अपने 4 बार के CM हैं और इतने बड़े कद्दावर नेता हैं, देश उन्हें जानता है, तो ममता बनर्जी सामने में दिखेंगी वहाँ फेस बन के। नीतीश कुमार सबसे पुराने वहाँ पे CM बन के फेस सामने में है। तो ये सारे सवाल के बीच में कांग्रेस अपने एक तरह से आप कहिए मीडिया में वो खबर अपने तरफ से उसको प्लान किया गया था। तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम आया, दलित चेहरा है, वो अगर लड़ेंगे तो उनका एक फेस बनेगा और फेस वैल्यू बनेगी। तो आपको लगता है क्या कि इस तरह की कोई सुगबुगाहट है क्या विनोद जी? इस तरह की कोई सुगबुगाहट है क्या?
इस तरह की सुख महागठ के लिए तो सबसे दिन सब पहले 2 चीफ मिनिस्टर ने उस बात को खंडन कर दिया। सबसे पहले अशोक गहलोत सामने में आ गए और भूपेश बघेल सामने आए गए कि राहुल गांधी हमारा फेस है प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए और राहुल गांधी हमारा नेता है। तो एक तरह से उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी अध्यक्ष है, पहले उनको तो मान लें कि ये पार्टी अध्यक्ष है या हमारे आला कमान है। तो जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात आई तो 2 चीफ मिनिस्टर आगे बढ़ के बताना शुरू किया कि राहुल गांधी फेस है। तो ये जो कसमकस है वो सीधे सीधी आपको मुंबई के 31 तारीख के सम्मेलन में आपको दिखेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज इसमें और जोड़ दूं कि अगर नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया और नीतीश कुमार अगर ये रिस्क नहीं लिया बिहार छोड़ने का, तो आप समझिए कि INDI गठबंधन 31 तारीख के बाद नहीं होगा। जी निखिल जी ठीक है। लोकेश जिंदल जी के पास आप कुछ पूछना चाह रहे थे। लोकेश जिंदल जी आप कुछ उसके बाद बताइए, क्योंकि मुझे फिर जाना है जयराम जी के पास। जी विनोद जी ने प्रश्न उठाया कि जो पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को क्यों नहीं कंसीडर किया जा रहा। विनोद जी, आप तो जानते हैं भाजपा के पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा जी हैं, लेकिन जो फेस है भाजपा का वो नरेंद्र मोदी जी है। अगर आज मैं बात करता हूं महागठबंधन में केवल और केवल कांग्रेस है जिसमें क्षमता है भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक तय करने। असल में लोकेश जी सवाल ये था कि क्या कुछ ऐसे लोग हैं पार्टी में विद इन द पार्टी जो मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे खड़े हुए हैं, बहुत बल और उनको बहुत ताकत ना मिल पा रही हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं से ये आवाज उठाने की कोशिश करते हैं कि दलितों के बड़े नेता रहे, एक बड़ा पॉलिटिकल करियर रहा है, तो क्यों नहीं गांधी परिवार से आगे हटके मल्लिकार्जुन खड़गे को बढ़ाया जाए। कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं आपकी पार्टी में। देखिए, सबसे पहले ये समझना आवश्यक होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़े नेता हैं, सम्मान है, हर पार्टी मेंबर में उनके लिए बहुत आदर है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि एक ऐसे नेता जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय किया, जो आज भारत के राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर न केवल राष्ट्रीय स्तर पे बट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं किसी इन दोनों की योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा। लोकेश जी, मैं इन दोनों की योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा। मैं कह रहा हूं कि क्या पार्टी में इस तरह विद इन द पार्टी कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं? क्या कुछ एक सेक्शन ऐसा है जो चाहता है कि खड़गे साहब बन जाए? निखिल जी, देखिए आप लोकेश जी का एक जवाब दे दीजिए। जी विनोद जी हाँ ठीक है। विनोद जी आप एक सेकंड में जी आप बताइए अपनी बात, मुझे जाना है जयराम जी के पास। बताइए विनोद जी क्या कह रहे हैं। निखिल, मैं लोकेश जी को ये कह रहा था, अभी मुझे उन्होंने पूछ दिया था इसलिए मैं बता रहा हूँ कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेके जो बात वो लाते हैं और वो बता रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का वो एक तरह से बताना चाहते हैं कि एक बड़ा लॉन्चिंग हुआ है राहुल गांधी के लिए और राहुल गांधी का एक फेस इमेज बना है। अभी मैं उनको याद दिला दूं कि अभी राहुल गांधी करगिल और लद्दाख और करगिल की यात्रा पे थे। करगिल की यात्रा पे आपने देखा होगा कि राहुल गांधी कई विवादित पे टिप्पणी भी आई थी और कई बयान को लेकर मीडिया में भी काफ़ी चर्चा हुई थी। उस यात्रा का मकसद था कि वो राजीव गांधी के पुण्यतिथि पे राहुल गांधी पेंगपोंग के झील पे वहाँ पे उनको जाना था। ठीक है, वो सिर्फ पुण्यतिथि था और पुण्यतिथि को बाद में जैसे एक्सटेंशन हुआ और राहुल गांधी करगिल गए तो उस यात्रा को भारत जोड़ो पार्ट 2 बना दिया गया। तो सवाल ये है कि ये भारत जोड़ो यात्रा को आप एक बॉगी बना के राहुल गांधी के पीछे जोड़ के उनको अगर इतना बड़ा एक नेता बना के सामने में रखेंगे तो पहले भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट भी देखना पड़ेगा कि उसका इंपैक्ट क्या है। उसका इंपैक्ट सिर्फ चुनाव में पता चलेगा। इंपैक्ट चुनाव में पता चलेगा। हमारे पास चर्चा का वक्त सिर्फ इतना ही है, चुनाव में पता चलेगा। लोकेश जी आप उसका जवाब मत दीजिए, जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जयराम जी एक सवाल उठाया गया बार बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का, जो कांग्रेस उठा रही बहुत कम शब्दों में। देखिए आप ये बाकी जो हमारे दोनों मेहमान हैं इन्होंने आपका समय ज्यादा ले लिया, आप बहुत जल्दी से। मैं बिल्कुल संक्षेप में कह रहा हूं, मैं याद दिला दूं इनको कि राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर यह भी बताया था कि इंडियन मुस्लिम लीग एक सेक्युलर दल है। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। विदेश में जाकर अंधकार में जो इंडिया बैठी हुई है INDI है वो नकारात्मक बातें ही फैलाती है। दूसरी तरफ आज दुनिया भर में भारत का नाम, भारत की छवि मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेवा, विकास और गरीब कल्याण के काम करके डोर स्टेप डिलीवरी, करोड़ों घरों तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहुंचाया है। आतंकवाद, नक्सलवाद की कमर तोड़ी है। ऐसे आतंकी मुल्क को घर में घुसकर मजा चखाया है।
देश की अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर से 5वें नंबर पर लेकर के आए हैं। देश आज मोबाइल निर्यात में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में और निर्यात में अभी तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड हासिल कर चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई है और देश को यह विश्वास दिया है कि तीसरी बार जब मोदी सरकार होगी तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था में शामिल होंगे। देश मोदी जी के साथ है, वो सकारात्मक ऊर्जा को पसंद करता है। चलिए बहुत धन्यवाद विनोद मिश्रा आपका, जयराम विप्लव जी आपका और लोकेश जिंदल जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपके साथ फिर एक नई चर्चा में दोबारा जुड़ेंगे, इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में अवैध बम का कारोबार किस तरह से फल फूल रहा है और किस तरह से सरकार के ऊपर यानी राज्य सरकार के ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, किस तरह से सवालों के घेरे में राज्य सरकार। चुनावी हिंसा के लिए कुख्यात पश्चिम बंगाल में अवैध बम बनाने की फैक्ट्री और उसमें होने वाले धमाके अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन कभी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कल फिर 24 परगना के दत्तपुकुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 11 लोगों की जान चली गई। विपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री से इस पूरे मामले में दखल देने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है पटाखे के नाम पर टीएमसी कार्यकर्ता चला रहे हैं बम फैक्ट्री का कारोबार। पिछले दिनों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले कुछ ही दिनों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और बीजेपी का लगातार इस पर आरोप है टीएमसी कार्यकर्ताओं पर। बीजेपी ने फैक्ट्री में धमाका और इसके कारोबार की जांच के लिए एनआईए से जांच की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि पिछले वर्षों में बम बनाने की फैक्ट्रियों में बंगाल में गृह उद्योग का रूप ले लिया है, जो स्थानीय राजनीति को प्रभावित करता है। बीजेपी ने इसको लेकर विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव की मांग की। आज विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट किया और बीजेपी विधायकों ने घटनास्थल का दौरा भी किया। जानकार मानते हैं कि विभिन्न आतंकी संगठनों के सहयोग से इस तरह की फैक्ट्रियां चलाई जाती हैं, लेकिन सरकार हर बार जांच के प्रति संवेदनहीन रहती है। तो पिछले वर्षों में ऐसे दर्जनों मामले मिदनापुर और आसनसोल के इलाके में हुए हैं, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए हैं, लेकिन राज्य सरकार जांच को लेकर उदासीन रही है, संवेदनहीन कहा जाए बीजेपी के शब्दों में। चुनावी हिंसा के लिए कुख्यात पश्चिम बंगाल में बम ब्लास्ट, तोड़फोड़, आगजनी राजनीति में ताकत का प्रतीक बनता जा रहा है। मामला आरोप प्रत्यारोप से आगे चर्चा में नहीं जाता है, इसीलिए अब जांच की बात कही जा रही है और यह कहा जा रहा है कि एनआईए इसकी जांच करे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार की पहचान ही बम, बंदूक और बुलेट से हो गई है। ममता बनर्जी जी के राज में पश्चिम बंगाल की पहचान बम, बंदूक और बुलेट यही हो गई। जब बैलेट का समय भी आता है तब भी बम, बंदूक और बुलेट यही नजर आते हैं। कोई नेता जाए तो उसके आगे पीछे बम फोड़े जाते हैं। वोट डालने का समय आए तो बैलेट बॉक्स उठाकर भागते हैं और अब बम के धमाके इनकी नई नई फैक्ट्रियों में होते हैं, तो आप कल्पना कीजिए बंगाल की स्थिति क्या है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार विस्फोटक और इसका कारोबार करने वाले लोगों को नियंत्रित करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। बंगाल की सरकार ने सारे विस्फोटक पदार्थों को जहां तहां इस्तेमाल करने की इजाजत दे दिए हैं। सारे विस्फोटक व्यापारियों को अपना कारोबार करने के लिए खुली छूट दे चुके हैं और इसके चलते ये विस्फोटक और इसके साथ साथ आम लोगों की मौत थामने का नाम नहीं लेते हैं। तो ये सरासर बंगाल की सरकार की नाकामियां दर्शाते हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, आपसे समझना चाहेंगे, एक के बाद एक बम धमाके, फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं, फैक्ट्रियां बल्कि उनमें बम धमाके हो रहे हैं, 10-10, 12-12 लोगों की मौत हो जा रही है। कब तक थमेगा ये, कैसे थमेगा बल्कि ये जो कारोबार है, और राज्य सरकार क्यों नहीं उसके कान पर जू रेंग रही है? लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इसको लेकर। देखिए निखिल, मैं 2-3 बातें कह दूं। पहली बात तो यह है कि थोड़ी देर पहले एक छात्र जनसभा को संबोधित कर रही थी ममता बनर्जी और उन्होंने इस बात पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ कह दिया कि हमने तो ग्रीन क्रैकर्स के बारे में बता दिया है। मतलब 3 महीने पहले जो मिदनापुर में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उन्होंने ग्रीन क्रैकर की एक
टर्मिनोलॉजी लाई थी और इसके ऊपर कुछ करके दिखाने की बात कही थी। तो उनका कहना है कि ग्रीन क्रैकर के ऊपर हम काम करेंगे, मतलब ये जो 9, 10, 11 लोगों की जान चले गए, इस तरह की धमाके, इसके ऊपर उनकी कोई टिप्पणी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि जो आतंकी है, देश विरोधी काम में लगे हुए हैं, जो काफी मेहनत करके विदेशों से RDX मंगाते हैं, उनके लिए बंगाल की ये जो सारे तथाकथित क्रैकर फैक्ट्री है, वो क्रैकर फैक्ट्री की जो बारूद है, वो बारूद अगर वो इस्तेमाल कर ले तो ही काफी है किसी जगह पे धमाका करने के लिए जी। मतलब लोगों का कहना है सिर्फ क्रैकर के लिए, पटाखे के लिए जो बारूद है, उस बारूद के कारण इतने भयानक विस्फोट हो सकता है, ये कोई मानने के लिए राजी नहीं है कि जिस तरह से पक्का मकान, 3-4 पक्का मकान उस तरह से उस जगह पे, जो हम शायद फुटेज में भी दिखा रहा है कि ध्वस्त हो चुके हैं। ये सिर्फ पटाखे की बारूद से नहीं हो सकता जी। बिल्कुल। तीसरी बात यह है कि ये हमारे बंगाल में कुछ भी अगर बताया जाता है तो बताया जाता है कि वो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया जाता है लोगों की घर पे। यहां पे कल घटना घटने की बाद ही उस जगह पर ममता बनर्जी सरकार ने बुलडोजर चला दिए हैं। मेरा कहने का यह मतलब है कि वहां पे पानी छिड़कना, बुलडोजर चलाना और वहां पे जो कुछ धसे हुए हैं सब कुछ क्लियर करने के नाम पर एविडेंस को गायब करना, लोगों का कहना है कि यह सरकार का पहले से ही काम है कि अगर किसी जगह पे इस तरह के विस्फोट है तो पहले वहां पे कुछ ना कुछ करके एविडेंस को नष्ट कर दे कि आगे जाके कोई जो फॉरेंसिक की लोग है, जो NIA की लोग है, उसके पास इस तरह की कोई एविडेंस ना मिले। तो स्थिति ऐसा है, अब 11 लोगों की मौत हो चुके हैं, इसके बारे में और आगे जानकारी क्या है इसे पता चलेगा। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे विपक्षी पार्टियों का रुख किस तरह से है, बहुत संक्षेप में। देखिए, जिस तरह से विपक्ष पार्टी के हिसाब से तो बचा हुआ है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, उनकी तरफ से काफी कोशिश किया जा रहा है। स्टेट प्रेसिडेंट सुकांत मजुमदार ने कह दिया कि पूरे बारूद की स्तूपों के ऊपर बैठा दिया है बंगाल को, और दूसरी तरफ विधानसभा जारी है, इसीलिए जो लीडर ऑफ अपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से वहां पे मोशन भी लाए गए थे, एडजर्नमेंट मोशन, और वॉकआउट भी किया गया। सारे जो विधायक की परिषदीय दल है वो दत्तपुकुर अभी वहीं पे है ये लोग। तो इस तरह से एक जनमत पैदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। निखिल, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसेनजीत बख्शी। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। खबर कर्नाटक से, जहां सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि विकास वहां मुश्किल में आ गया है, आम लोग शायद परेशानी में आ चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जनता को बधाई दी है, साथ ही उन्होंने सहयोग करने की लोगों से अपील भी की है। 5 गारंटी में 3 गारंटी लागू करने का उन्होंने दावा किया है, लेकिन फ्रीबी के बढ़ते बोझ ने राज्य की इकोनॉमी पर भी बुरा प्रभाव डाला है। राज्य की इकोनॉमी पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है फ्री बी के गारंटी की वजह से। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार बता चुके हैं कि अगले वित्तीय वर्ष तक कर्नाटक सरकार कोई भी विकास कार्य नहीं कर सकती है। ये बात उन्होंने अपने विधायकों से साफ कह दिया है। पेमेंट नहीं होने के कारण राज्य के कॉन्ट्रैक्टर यूनियन काम रोकने की धमकी कई बार सरकार को दे चुके हैं। 40,000 करोड़ रुपए का बकाया है। वहीं कांग्रेस विधायक अपने क्षेत्र के विकास फंड को लेकर दिल्ली चक्कर लगा रहे हैं, वो यहां से सोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर कॉफी से लेकर अन्य कृषि उद्योगों में स्किल्ड लेबर की भारी कमी एक बड़ी परेशानी बन गई है। स्किल्ड लेबर नहीं मिल रहे हैं। अब कॉफी से लेकर के जो दूसरे कृषि उद्योग के क्षेत्र हैं उसमें स्किल्ड लेबर की कमी हो गई है। मीडिया खबरों के मुताबिक फ्रीबी मिलने के बाद कामगारों ने अपनी मजदूरी ज्यादा बढ़ाने का दबाव हर सेक्टर में बनाया है। अब मजदूरों ने ये दबाव बनाया है हर सेक्टर पर। सिद्धरमैया सरकार के सामने कांग्रेस पार्टी के 5 गारंटी लागू करना टेढ़ी खीर साबित हुआ है। पहली कैबिनेट में गारंटी लागू करने का दावा किया गया था। पहली कैबिनेट में इसे लागू करने की बात अब सरकार भूल चुकी है। अब MLA अपने अपने क्षेत्र के विकास फंड के लिए अड़े हुए हैं।
तो वे एमएलए अपने अपने क्षेत्र के विकास फंड के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार उस पर अभी फिलहाल उसने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है और ये कहा है कि उसके हिसाब से कार्य इसमें किया जाएगा। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता आयशा खानम जुड़ी हुई हैं बेंगलुरु से। आयशा, कितनी 100 दिनों में किस तरह की जो चुनौतियां हैं उससे पार पाती हुई दिख रही सरकार, क्योंकि ये जो 5 गारंटी है ये तो गले की फांस बनती हुई नजर आ रही है। जी देखिए निखिल, 5 गारंटी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती, पहाड़ जैसी चुनौती है और कर्नाटक सरकार लगातार कोशिश कर रही है ये जताने के लिए कि कर्नाटक में सब कुछ ठीक चल रहा है और जो गारंटीज लॉन्च किए गए हैं वो सही ट्रैक पर है। लेकिन साफ नजर आता है ग्राउंड पर कि कैसे स्थिति सरकार के हाथ से बाहर होती जा रही है, कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, क्योंकि सरकार के पास लगातार फंड की कमी महसूस हो रही है। देखिए सरकार आज सिद्धरामैया ने 100 दिन तो पूरे कर लिए और आज ही वो कर्नाटक डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा ले रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि कर्नाटक के पास फंड्स की कमी तो है 5 स्कीम लॉन्च करने की, लेकिन अब कर्नाटक के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी सूखा, क्योंकि कर्नाटक सरकार अब कुछ ही दिनों में कुछ इलाकों को सूखाग्रस्त इलाके घोषित करने जा रही है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौतियां और बढ़ जाएंगी और सरकार ये कह रही है कि जो चुनावी घोषणाएं की थी 5 गारंटीज के, इनमें 3 गारंटीज तो चल रही हैं। शक्ति स्कीम, खासकर जो फ्री बस सेवाओं की स्कीम है, इसमें सरकार को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई लगातार इस पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और बसवराज बोम्मई ने हाल ही में ये कहा था कि सरकार ये छुपाने की कोशिश कर रही है कि दरअसल जो कर्नाटक का बस ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, इसमें फंड्स की कमी के चलते कॉर्पोरेशन को डीजल का इंतजाम करने में मुश्किल आ रही है, क्योंकि पैसे जल्दी रिलीज नहीं हो रहे हैं। और सरकार ने दावा कर दिया है कि वो 4000 नई बसेस इस पूरे बस कॉर्पोरेशन में जोड़ेगी। अब देखिए सरकार के पास जो फ्री स्कीम्स के चावल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, सरकार 34 रुपए किलो चावल नहीं खरीद सकी और सरकार लोगों को पैसे उनके खाते में जमा कर रही है। तो अब सरकार ये कह रही है कि 4000 करोड़ के बजट पर बसेस भी इस पूरे कॉर्पोरेशन में शामिल, तो आर्थिक तौर पर सरकार करती जा रही है और कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान झेलती हुई नजर आ रही है। लेकिन दावा यही कर रही है राजनीतिक स्तर पर कि सब कुछ ठीक चल रहा है और कर्नाटक में जो स्थितियां हैं दरअसल आयशा, उसमें जो बस में महिलाओं को स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनके साथ साथ जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन तक को सीट्स नहीं मिल पा रही। इस तरह के तमाम वीडियोस वायरल हुए हैं। आर्थिक तौर पर सरकार के सामने बड़ी चुनौती तो है ही, साथ ही साथ जो राज्य की जनता है उसके सामने भी अब बड़ी चुनौती आने लग गई है। विकास की चुनौती विधायकों के सामने भी है। तो कई तरह की जो चुनौतियां हैं वो लोगों के सामने हैं, विधायकों के साथ भी है और सरकार के पास भी है। फिलहाल कैसे निपटेगी सरकार, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आयशा खानम। तो इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।